रेप, इस पे जो चर्चा करनी है हमें, क्या विवाहित जीवन में पति पत्नी का जबरन संबंध, शारीरिक संबंध बनाना रेप होता है? तो रेप इज रेप क्या होता है? नो मीन्स नो। वैवाहिक क्या है मतलब है इसका? मैरिटल रेप्स, बलात्कार से। तो अच्छे से समझेंगे, बहुत ही बढ़िया मुद्दा है, बहुत ही चर्चित मुद्दा है, और समझते हैं इसमें बहुत ही जानने को हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मैरिटल रेप्स, व्हाई डू नीड टू द नो, क्यों है जरूरत इसके जानने के लिए? तो देखिए भाई, you can not be claim the rights of to have the sex for the partner, says the Delhi High Court during the marital rape case of hiring। क्या है मैरिटल रेप है? ये जो रेप है क्या है? विवाहित जीवन में पति पत्नी का जबरन शारीरिक संबंध बनाना होता है, ठीक है। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ जाता है हमारे उसमें, जो पत्नी से जबरन संबंध बनाने का, फिर क्या इसकी सजा होनी चाहिए? बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही ठीक है। अगर इस तरह का है तो इसे अपनी प्लीज अपनी जो भावना है ना, इमोशंस को कंट्रोल करते हुए और गंभीरता के साथ समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोशल इश्यूज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी के पाठ्यक्रम में टाइटल में बहुत ज्यादा कवर करता है ये सोशल इश्यूज। दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत गंभीर विषय है ये। मैन ऑन द मैरिज साइट ऑफ द स्टेट मैरिटल रेप्स लॉ, क्या होता है मैरिटल रेप? भारतीय कानून में क्या है? इंडियन पेनल कोड जो है आईपीसी, रेप बलात्कार की क्या व्याख्या है? बलात्कार क्या होता है, क्या इसकी सजा है? रेप बलात्कार एक लाइन में लिखी हुई है इसमें, जज पर एक बवाल हो रहा है इस पे, जिस जो लाइन लिखी हुई है ना आईपीसी में, क्या है 375 इसमें अंदर एक लिखी हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट में 2 जगह इसकी बेंच है ना, बैठ के वो सुनवाई चल रही है इसमें। सेक्शन 375 आईपीसी, इनमें एक अपवाद है, एक्सेप्शनल है, क्या है? रेप में केस में एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ आप सोचोगे? भाई रेप तो रेप ही होता है। भारत में हाई कोर्ट में डिसीजन जो लैंडमार्क होते हैं उसके, हाई कोर्ट के बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो भी उनमें से भी वो वाला हाई कोर्ट जिसको फॉलो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट भी करता है, उसके बाद उसके डिसीजन को सोचना पड़ता है दिल्ली हाई कोर्ट के। तो दिल्ली हाई कोर्ट में दलीलें आती है ना, क्योंकि जो दलीलें आती हैं वो दलीलें इनकी इसी के होते हैं, हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हैं। अच्छा, बहुत गंभीर है विषय। सेक्शन 375 आईपीसी में क्या कहा गया है? जो सेक्सुअल इंटर जो कॉज बाय ए मैन अगेंस्ट द वुमेन्स में, किसी भी पुरुष के द्वारा किसी प्रकार का लैंगिक कार्यकलाप जो है एक महिला की इच्छा के खिलाफ, कंसेंट और उसके अनुमति के बिना कोई भी सेक्सुअल कार्य रेप कहलाएगा। परंतु इस लाइन में एक एक्सेप्शनल अपवाद डाल दिया गया। क्या है अपवाद? बहुत बड़ा सवाल है इसी के ऊपर। आज हम ये अपवाद आज से नहीं चल रहा, ये अपवाद तब से चला रहा जब अंग्रेजों के गुलाम थे। ये जो नियम है तभी का है। एक्सेप्शनल जो है मैरिटल रेप, विवाह के बाद आपने जो बलात्कार किया उसका, विवाह के बाद बलात्कार का क्या लॉजिक है? महिला के साथ आपने लैंगिक किया, अन्य महिलाओं के साथ तो किया नहीं, तो भाई फिर अपनी वाइफ के साथ किया, तो इसमें प्रॉब्लम क्या? तो आप समझते हैं इसमें अपनी वाइफ के साथ जो इच्छा या इच्छा से, इसके 2 मायने हो सकते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में अच्छी बहुत सारी जो थीम बनी हुई है, देखो इसमें हमारे इसमें तो सुप्रीम कोर्ट में इतने अच्छे जो डिसीजन आते हैं उस पे नो मींस नो। सेक्सुअल्स वर्कर्स भी अगर उनको जो एक्सेप्ट, यदि उन्होंने सेक्सुअल्स इंटरकोर्स के लिए मना कर दिया ना, तो नो की उसमें वैल्यू होनी चाहिए। पत्नी के विरोध करने पे रेप नहीं है इस मामले में। बहस बहुत लंबी बहस चली हुई है, नागरिक कार्यकर्ता इसमें बहस में जुड़े हुए। मुद्दा पहुंचते पहुंचते कहां पहुंचा? दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। अब मुद्दा वैवाहिक जीवन में पत्नी के ना का मतलब ना से क्यों नहीं है भाई? केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार से पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में जो, तो उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा इसका समय चाहिए कि हम मैरिटल रेप को इस कैटेगरी में डालें या ना डालें। केंद्र सरकार आखिर क्यों, किसके पक्षधर है, क्यों नहीं इसको डालना चाहते इसमें भाई, जो ये क्राइम में क्यों नहीं डालना चाहते इसको? महिला वैवाहिक जीवन में अपनी इच्छा के खिलाफ जो यौनकृत होते हुए भी अगर वो अपने खिलाफ किसी प्रकार का ये मुद्दा ना उठा पाए तो फिर सोचने वाली बात है। भारत का लॉ कमीशन और केंद्र इसको क्यों नहीं डालना चाहता इसमें? अब देखो
अपराध की श्रेणी में। केंद्र को ने कहा कि हमें रेप की कैटेगरी में मत डालो, हम नहीं डालेंगे इसको। क्यों? क्योंकि भाई वैवाहिक जीवन का मीनिंग है ना, इससे पता ही नहीं चल पाएगा। नहीं तो फिर एक महिला पति के खिलाफ शिकायत लेके पहुंच के आ जाएगी। एक जहां पति पत्नी का मना किया जाना मायने रखता है, वहीं दूसरी ओर जो वैवाहिक जीवन का भी तो मायने रखता है। शाश्वत रूप से अलाव कर रहे हैं, ये शादी तो है। मतलब आप जीवन में शादी कर रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ इस बात पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भविष्य में इस प्रकार की उनकी रियाएं होंगी। नेक्स्ट, सरकार अब दुविधा में फंस गई कि निर्णय कैसे ले। अब शादी का अर्थ जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से निकाला जाता है देख नॉर्मली, वही जो शादी के बाद जो विरोध होता है ना उसको रेप की कैटेगरी में डालें या न डालें। सरकार खुद को इस बात को लेके अस्पष्ट है कि भाई क्या करे। भाई हमें इन अंग्रेजों ने जो कानून दिया था ना, वहां पे उनसे 77 देशों में इसे मैरिटल रेप में डाल दिया है। जिन अंग्रेजों ने हमें कानून दिया उन्होंने 22 साल पहले इसे कानून के रूप में अपना लिया। भारत उन 34 देशों में से है जहां पे इसको आपराधिक श्रेणी में नहीं डाला मैरिटल रेप को। 2017 में केंद्र सरकार ने कहा था कि मैरिटल रेप को एक आपराधिक जो क्राइम की जो श्रेणी है ना, उसमें भारतीय समाज में वैवाहिक सदस्य जो व्यवस्था की स्तरता कर सकता है। ये क्यों कर सकता है? बस सीधी सी बात है, कोई भी है लेडीज है वो पहुंच जाएगी कि नहीं, कोर्ट पहुंच जाएगी तो प्रॉब्लम आएगी। भाई क्या पैरामीटर है, कुछ ऐसा तो है नहीं इसमें। 2019 में सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि जो मैरिटल रेप है ना, इसको अपराध बनाने की जरूरत ही नहीं। एक तरफ जो केंद्र है वो हाई कोर्ट है, इसको बनाए कर रहे हैं। दूसरी तरफ है दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी जो सुनवाई चल रही है। तो नो का मतलब नो, तो ये मुद्दा तो है, तो उस पर बात करने को तो बहुत बनती है बात। जुलाई 2021 में जो केरल हाई कोर्ट है उसमें मैरिटल रेप है ना, इसको अपराध बनाने से इनकार कर दिया। परंतु अपराध बनाने से मना करती है, लेकिन तलाक का आधार बना सकते हैं। अब देखो भारत में बहुत बड़ी मजबूरियां हैं, बहुत बड़ी मजबूरी है। क्या है? सामाजिक व्यवस्था है शादी की, जो शादी और ये जो है ना मजबूरी है, इसकी अपराध न बनाने की शादी पे टिकी हुई है। विवाह में हम बहुत सारे लीगल कार्य करते हैं, जैसे विवाह का मतलब है कंसेंट, एक तरह से। ऐसे में कोई भी कोर्ट है बेसिक कंसेंट के खिलाफ में रूल दे तो वो भारत के जो बेसिक बुनियाद को हिली जाएगी। अब पहले क्या सीमा थी इसमें? 15 साल तक की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2018 में 18 साल तक कर दिया है। जो एक्सेप्ट वाली बात है वाइफ के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो देश में किसी को जागरूक करना है ना, तो सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ जाना है। और यदि संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ तो जाना ही जाना। यदि हमने पर्सन को उठाना स्टार्ट कर दिया ना, तो भी हमें उसके अपोजिट ही समझेंगे। हो सकता है आप पे किसी व्यक्ति से पूछ ले कि उल्टी राय क्यों दे रहे हो, इसे पढ़ने की जरूरत ही क्या है, समझने की जरूरत है। अच्छा, मैं हूं ना, अगर किसी बात पे डरता नहीं, क्योंकि जब मैं कलम उठाई है ना, तो बस उठा ली है, फिर करना है तो करना है किसी। ये नहीं है कि भाई मैं जो कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं कि आप मेरी आवश्यकता है, कि आप पे मेरी डिपेंड है या वैसे। मैं इसलिए पढ़ाता हूं कि ज्ञान है ना, ये देश की आवश्यकता है। समझ रहे हो? नेक्स्ट है हमारा, वुमेन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द हर मैन। क्या है? जहां अंग्रेजों को शासन रहा ना जिन देशों में, वहां पे है ना महिला की जो संपत्ति को रूप में, महिला को एक संपत्ति के रूप में दिखाया गया, समझाया गया, स्वीकार किया गया कि भाई महिला एक संपत्ति है पुरुष की जो इस पे अधिकार क्षेत्र है। अब महिला को इस बात के लिए जीना होगा कि समाज की बात है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। एक तरह से कहते नहीं कि भाई इनकी शादी कर दी है, अब जैसा भी है उसको बस निभाना है, इस तरह से। तो उस केस में थोड़ा सा हो सकता है। देखो, आर्गुमेंट ऑफ द क्राइमिनलाइजिंग दो दिस के पीछे कुछ है ना, जो पितृसत्ता का जो सत्तात्मकता दर्शाता है कि भाई लड़का है वो कुछ भी करे तो लेकिन उसके तो हर जो गलती को माफ करना तो गलत है ना। पुरुष की जो मनमानी दर्शाता है। ये आर्टिकल 14 क्या कहता है हमारा? इक्वलिटी ऑफ द लॉ, कि वहां से पुरुष पक्ष को दिया गया है कि समानता का विरोध है। भाई समानता का विरोध हो गया एक तरह से, जैसे ये उसको तो मिल गया, मेन को तो मिल गया, अब फीमेल को कहा, उसके साथ मान ली इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, वो तब भी चुप रहे, उसके साथ समानता नहीं है ना। आर्टिकल 21 जहां महिलाओं में सहसम्मान जीने की जो बात की जाती है ना, और प्राणदैहिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। तो ये भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 का हिस्सा फिर महिलाओं पे अलग होने को अलग भी रखा गया है। क्यों हो गई? अलग ही हो गई भी, क्योंकि उनको
आराम से अपना जीवन नहीं जी सकती तो फिर प्रॉब्लम है। अच्छा डिफेंस में क्या है इसके, अब क्या कर सकती है वो महिला, महिला चाहे तो घरेलू हिंसा का कोर्ट में जो कोर्ट में जा सकती है केस लगा किस तरह से। रेप क्या है, रेप इज रेप, इस प्रकार की तमाम कमेटियां बन चुकी हैं रेप के ऊपर। 2013 में ना जस्टिस वर्मा पैनल्स रिपोर्ट्स वांटेड द चेंजेस ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट लॉ। दो ये जस्टिस वर्मा है ना, इन्होंने 2000 इसमें चेंज करने की बात की थी कि भाई चेंज होना चाहिए। महिला को इस बात के लिए जीना होगा कि हमारे समाज में बात है कि भाई अब देखो जैसे भी ये समाज है तुम रहो इस तरह से, इस तरह की बात होती है। आर्गुमेंट्स ऑफ द क्राइमलाइजिंग, दिस इज द क्राइम, क्राइम को करने के पीछे कारण क्या है, ठीक है ना, पितृसत्ता को दर्शाता है, पुरुष की मनमानी को दर्शाता है। अब देखो ये मैरिटल जो मैरिटल रेप अपराध है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में 1976 से, और साउथ अफ्रीका में 1980 से, आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, मलेशिया, घाना, इजराइल, इनमें समझे स्पष्ट इन्हीं खिलाफ कानून बन चुका है। वो 77 देशों में इसको अपराध की श्रेणी में डाल दिया है। सर्वप्रथम पोलैंड ने इसे 1932 में ना मैरिटल रेप को अपराध माना था सबसे पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, पूछ सकते हैं। 1970 में और 1993 के बीच में ना 50 राज्य जो है अमेरिका में जो है, जो बड़े बड़े हैं जैसे अलास्का वगैरह, तो उसमें इसको डाल दिया गया है, तो अपराध की श्रेणी में उसने भी डाल दिया। 1986 में यूरोपीय यूनियन ने भी इसको, इसकी संसद ने इसको अपराध की श्रेणी में डाल दिया। और यहाँ तक कि है ना जो छोटा सा देश है नेपाल, जो हमारा बराबर का है, बराबर का पड़ोसी जो है, उसने भी इसको अपराध की श्रेणी में डाल दिया। वो हमारे से आगे निकल गया इस मामले में, जो प्रोग्रेसिव हो गया। अब इसे अपराध की श्रेणी में डाल दे तो क्या प्रॉब्लम होगी, तो ये भी तो है भाई, ठीक है डाल तो दिया चलो ठीक है, इसको प्रॉब्लम भी तो आएंगे। क्यों, गवर्नमेंट को पता है कि प्रोग्रेसिव होने का क्या मतलब है, क्या है नहीं क्या है, क्यों नहीं डाल रही, उसको कुछ रीजन है, देखते हैं उसको भी। तो डिस्टेबलाइज द मैरिज एंड द इंस्टीट्यूशंस, शादी जैसी व्यवस्था है ना वो डगमगा जाएगी। मियां बीवी तो रोज झगड़ा ही होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी बात को लेके होते हैं। नेक्स्ट है इश्यूज ऑफ द लॉ। अब लॉ का कोई भी हस्बैंड के खिलाफ जो ना, कोई भी जो है फीमेल अपने हस्बैंड के खिलाफ चली जाएगी इसमें, ठीक है। महिला को पति को धमकाने के लिए एक बढ़िया वाला जो इजी टूल मिल जाएगा, ये अगर ये हो गया तो। मिसयूज ऑफ द सिस्टम, द सेक्शन 498A, तो आज घरेलू हिंसा का जो 498 है ये है। तो अब इसका बहुत ज्यादा आपने देखो बहुत ज्यादा ये बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा मिसयूज होता है, और फॉल्स जितने भी केसेस है वो आते हैं वो। तो अगर ये अप्लाई हो गया तो इससे और भी ज्यादा ये हाल केसेस जो इंक्रीज होंगे। अवेयरनेस इज द मोर इम्पोर्टेंट, महिलाओं ने अपना इसका अधिकार बना सकती है इसको पुरुष वर्ग को प्रताड़ित करने के लिए, तलाक जीवन जीने से पहले उसके लिए, पुरुष को धमकाने के लिए इसको यूज कर सकती है। तो डाइवर्सिटी ऑफ द कल्चर्स ऑफ द स्टेट्स, तो मैरिज है ना, भारत में मैरिज स्टेटस के आधार पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, और मुद्दा भी नहीं है। गंभीर मुद्दे और भी हैं गंभीर, जैसे मान लिया भूखमरी है, अशिक्षा है, इस तरह के हैं। तो उसके बाद जो है तब ये जेंडर इक्वलिटी वाली बात आती है, तो इस पे ज्यादा इतना वो भी नहीं करना, ठीक है। सुझाव क्या, अब अच्छा हम इसमें सब में सुझाव मांगे जाते हैं कि क्या उपाय कर सकते हैं, क्या हम इसमें कर सकते हैं। तो मैरिज, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट बनता है ना, तो ऐसे एक सर्टिफिकेट की शपथ करा लिया जाए कि भाई आप इसको फॉलो करोगे तो हम ठीक है, अगर इसको घरेलू हिंसा को मानोगे, जो मैरिज जो इसमें मानोगे ना, तो ठीक है, इस तरह का बना लिया जाए। और कुछ महिला पुरुष जो शादी से पहले जो मेडिकल टेस्ट होता है, कुछ जैसे आजकल होने लगे मॉडर्न, उसमें तो बायोलॉजिकल जो किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी को स्पर्म नहीं बन पाते या किसी को एग नहीं बन पाता फीमेल में, तो उस तरह की तो पहले ही पता लग जाता है। तो हम उसी वजह से फैमिली में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे है ना, जो मैरिटल रेप्स के जो आधार जो मान लिया जाए, जो मैरिटल को रेप को हमने आधार मान लिया एक तरह से सर्टिफिकेट बना के कि भाई इसको हम आधार मान लेंगे अगर तुम इस तरह के प्रॉब्लम होगी, तो एक सर्टिफिकेट हो गया, शपथ पत्र हो गया। तो ऐसे हो सकता है। ये मेरे अपने व्यूज है, हो सकते हैं तुम्हारे अपने हो, डिफरेंट हो, तो प्लीज इसमें कमेंट में जो लिख के बताएं कि आपके क्या व्यूज होंगे। तो बहुत ही अच्छा मुद्दा है, समझने वाला है, क्योंकि हमारी ये माँ बहन और जो है ना, जो बच्चियां हैं आने वाले टाइम में, सभी हमारे के साथ ही तो है, ये सब इन्हीं के साथ हो गए जो भी ये हो रहा है, या वैसे जो अपनी सभी हमारी फैमिली है। तो एनजीओ, विभिन्न प्रकार की जो एनजीओ है, संस्था है, उनको जो समाज में जागरूक किया जाना चाहिए,
उनको उनको बड़े स्तर पे जो विज्ञापन है, मार्केटिंग करके उनको समझाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और जो मुद्दा काफी ये क्रिटिकल भी था, और तो मैंने इसको समझाने का प्रयास किया।